नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट फिजिक्स की क्लास, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं एटॉम। एटॉम बहुत ही प्यारी सी, मतलब यूनिट नंबर 8 है आपके फिजिक्स के सिलेबस की, और बहुत ही प्यारी सी यूनिट है, बहुत ही सिंपल सी यूनिट है। ठीक है, तो मतलब ये समझ लो कि जो पूरा जो मतलब अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सिलेबस है ना, दोनों में सबसे छोटी यूनिट यही है। और सबसे मेन बात ये है कि सवाल भी बहुत ही सिंपल और मस्त आते हैं, बस आपको थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों के माइंड में क्या रहता है, कंफ्यूजन चलता रहता है, उनकी चीज़ें क्लियर नहीं होती, तो वो सवाल हो नहीं पाते। बाकी जबकि मैंने यही यूनिट, सिर्फ ये यूनिट मात्र 30 मिनट में मैंने 2022 में मैंने कराई थी, और सारे के सारे सवाल वहीं से आए थे। ठीक है, 2022 में देख लो कितने, तीन और ये चार चार मतलब शामिल जो भी शिफ्ट है, एक शिफ्ट में 3, एक शिफ्ट में 4 आए थे, तो ये देख लो सारे सवाल वहीं से आए थे, एक भी सवाल बाहर नहीं था। ठीक है, अब की बात थोड़ा थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे, बाकी है फिर भी बहुत छोटी यूनिट है, तो चलिए इसको ध्यान से देखना, और बहुत मजेदार भी है। करेक्ट, तो देखो, तो एटॉम में क्या है, अपन मेन पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। अब जैसे कि इस बोर मॉडल दिया हुआ, ये क्या है, परमाणु का मतलब स्ट्रक्चर कैसा होता है, संरचना कैसी होती है, परमाणु की संरचना को जानने के लिए बोर मॉडल दिया हुआ था। ठीक है, तो इसके तो बहुत 3-4 मॉडल है वैसे, लेकिन उनमें से आपने जो सिलेबस में जो दिया हुआ है, जो चीज है वो पढ़ना, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। 2016 में देखे तो इससे 3 सवाल आए थे, 2018 में 3 सवाल, 2022 की 28 वाले शिफ्ट में 3 सवाल, 2022 की 29 वाले शिफ्ट में 3 सवाल, यानी कि ये मान के चलो कि 3 सवाल फिक्स है, डेफिनेटली 3 सवाल आएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ी सी चीजें, वैसे तो आपको पता ही है, नॉर्मली जो बेसिक चीजें तो आपको पता ही होता है। ठीक है कि भाई ये अपना जो एटॉम होता है, ठीक है, एटॉम में ये नाभिक होता है। ठीक है, नाभिक में क्या क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और जो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बाहर होते हैं। ये अपना जो एटॉम है उसकी संरचना ऐसी होती है। ठीक है, लेकिन ये संरचना अपने को मालूम कैसे पड़ी, क्या डायरेक्टली अपने को ये पता था कि मतलब ये कुछ ऐसा होता है जिसमें नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, ये होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ये कुछ अपने को पता था? नहीं पता था अपने को। ये पता था कि भाई पहले, सबसे पहले कौन आया था, डाल्टन आया था। तो जो डाल्टन भाई साहब आए थे, डाल्टन ने कहा था कि भाई जो अपना एटॉम है, परमाणु है, वो क्या अविभाज्य कण है, ये सबसे छोटी चीज वही है, उससे ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि इस खुद परमाणु के अंदर कुछ और कण है। ठीक है, जैसे कि न्यूट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन हुआ, ये सब बाद में ध्यान पड़ा। ठीक है, फिर मालूम पड़ा कि एक नाभिक है, उस नाभिक के अंदर ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पूरे पूरे होते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप ध्यान पड़ी, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप ध्यान पड़ी। तो उसी स्टेप में एक स्टेप था हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, यानी कि जो अपने परमाणु है, एटॉम है, उसकी जो संरचना है, संरचना मतलब जो जानने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल लाए थे, तो उनमें जो तीसरा नंबर पर मॉडल आया वो था हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। सबसे पहले मॉडल किसने दिया था, देखो परमाणु संरचना मॉडल में सबसे पहले मॉडल किसने दिया था, पहला मॉडल दिया था जे थॉमसन ने। किसने दिया था, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने यह बोला था कि जो अपना परमाणु है, परमाणु क्या धन आवेशित गोला है, क्या है, धन आवेशित गोला है, जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, और ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश परिमाण में क्या होते हैं, समान होते हैं, अतः परमाणु विद्युत उदासीन होता है। इन्होंने कहा कि भाई जे थॉमसन मॉडल ने कि भाई परमाणु क्या धन आवेशित गोला है, और उस गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। सेम कैसे, इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इस चीज का एग्जाम्पल भी दिया था, और वो एग्जाम्पल क्या दिया था आपको पता है, वाटरमेलन वाला। किसका दिया था एग्जाम्पल, वाटरमेलन। ठीक है, कि जो तरबूज है, तरबूज में लाल भाग, जिसको जिसको अपन खाते हैं, जो अगर अगर अपन तरबूज को काट दे, जो लाल भाग होता है जिसको अपन खाते हैं, वो तो होगा आपके धनावेशित। ठीक है, और उसके जो
काले रंग के बीज जो जो उसमें धसे हुए होते हैं, काले रंग के बीज जो उसमें धसे हुए होते हैं, काले रंग के बीज वो क्या है, ऋण आवेश। जो काले रंग के बीज है वो क्या है, ऋण आवेश। वैसे ये यूनिट आप केमिस्ट्री में, जैसे कि जब अपन ने जो स्टार्टिंग की पहली यूनिट पढ़ी है उसमें सब कुछ चीजें पढ़ी है केमिस्ट्री की, बिल्कुल बेसिक्स सारे, जो ये कौन कौन से मॉडल है क्या सब कुछ वहां पढ़ा रखा है। वो केमिस्ट्री वाली सीरीज जरूर देख लेना, ठीक है। और वैसे भी वो आपके सिलेबस में है ही है, वहां मैंने पढ़ा रखा है, तो आपको मजा आ जाएगा देख लेना, सारी चीजें वहां पे वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और मैंने जब केमिस्ट्री में पढ़ाया तो बोला भी था कि मैंने कहा बोर मॉडल आएगा तो उसको फिजिक्स में अपन ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या कहता है भाई, तरबूज में जो लाल भाग होता है वो होता है धनावेशी, तो काले रंग के बीज क्या होते हैं, ऋण आवेशी। तो लाल भाग में क्या होता है, लाल भाग में क्या होता है, वो मतलब अपने बीज जैसे घी होता है तरबूज, ठीक है। इसके अंदर आप देख लो, इसके अंदर आप देख लो कि ध्यान से देखोगे तो लाल भाग होता है पूरा 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 लाल भाग होता है ऐसे, ये है, ये तरबूज है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अपने काले रंग के बीज होते हैं, ठीक है। ये जो लाल भाग है ना, ये इसको बोल रहा है कि ये क्या है, धन आवेशी थे, और काले रंग के बीज क्या, ऋण आवेशी। इसने इस हिसाब से इस मॉडल को समझाया। तो बात समझ गए। जो सबसे पहले जो मॉडल दिया जे जे थॉमसन ने, भाई उन्होंने ये बताया कि भाई जो अपना जो परमाणु होता है वो क्या, एक धनावेशित गोला होता है जिसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं, ठीक है। और उसके जो ऋण आवेश की मात्रा धनावेश की मात्रा समान रहती है, इसलिए क्या है, परमाणु विद्युत रूप से उदासीन रहता है। ये बात उन्होंने बताई, क्योंकि कुछ टाइम तक ये ज्ञात ही नहीं था कि भाई नाभिक भी कोई चीज होती है, ठीक है, प्रोटॉन भी कोई चीज होती है, न्यूट्रॉन भी कोई चीज होती है, ऐसी कोई चीज पता ही नहीं। यहाँ बस इतना इन्होंने बता दिया कि भाई परमाणु में धनावेश और ऋणावेश होते हैं। धनावेश किस कारण होता है, क्या होता है, वो कुछ नहीं पता था, ठीक है। और ऋणावेश होते हैं वो होता है इलेक्ट्रॉन के कारण ऋण आवेश उस गोले के अंदर, धनावेश गोले के अंदर धसे हुए रहते हैं बीच बीच में। बात क्लियर। ये हुआ अपने जे जे थॉमसन मॉडल। फिर आए भाई साहब कौन, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, सोने की पत्ती वाला एक्सपेरिमेंट, बहुत बार सवाल भी पूछ लेते हैं, क्योंकि परमाणु में नाभिक की खोज, ये सवाल जैसे कि ये ना बहुत फेमस चीज है, मतलब सोने की पतली चादर पर जो अल्फा कण है उनकी बौछार मतलब किसने की थी या कौन से एक्सपेरिमेंट में की गई थी, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो रदरफोर्ड का नाभिक की मॉडल, तो परमाणु में नाभिक की खोज इन्होंने क्या किया था, रदरफोर्ड ने परमाणु में नाभिक की खोज की थी, अतः इन्हें नाभिकीय भौतिकी का जनक भी कहते हैं। पहले अपने को पता नहीं था कि भाई इसके अंदर कोई नाभिक भी होता है, ठीक है। तो इन्होंने नाभिक की खोज की थी, इसलिए इनको नाभिकीय भौतिकी का जनक कहते हैं। इन्होंने क्या किया, सोने की जो पतली चादर ली थी और उस पर जो अल्फा कण है उनकी बौछार की थी। वैसे अपन ने केमिस्ट्री में ये चीज पूरी ध्यान से पढ़ी हुई है, ठीक है। या तो मैं आपको बेसिक थोड़ा सा एक ब्यौरा दे रहा हूँ कि मतलब पहले मॉडल ये आया, उसके बाद ये आया, ठीक है। तो सोने की पतली चादर पर अल्फा कण की बौछार की, और बौछार करके तो इन्होंने जो एटॉम है उसमें इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था जानने का परीक्षण किया, ठीक है। ये हुआ था। अब इसमें जे जे थॉमसन, सॉरी ये जो जे जे थॉमसन, ये हो गया, ये जो मॉडल आया, इस मॉडल की क्या नतीजे निकले, जो इन्होंने जो अल्फा कण की बौछार की तो उससे क्या क्या चीजें मालूम पड़ी। तो उन्होंने बताया कि देखो प्रत्येक परमाणु का समस्त धनावेश, ये कह रहे प्रत्येक परमाणु का समस्त धनावेश, पूरा धनावेश, पूरा, जिसको बोलते हैं जेडी, भाई जेडी होगा, क्योंकि जो अपना परमाणु होता है, एटॉम होता है, उसमें प्रोटॉन जो होते हैं वो अपन जेड से शो करते हैं, और एक प्रोटॉन है उस पर आवेश कितना होता है, ई के बराबर, ई यानी कि वही 1.6 -19, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर पूछे आवेश तो वो क्या होता है, माइनस ई होता है, कहता है -1.6 10⁻⁻19। ये बात आपको पता है, मैंने पहले भी ये बात शेयर कर रखी है आपके साथ, ठीक है। तो प्रत्येक परमाणु का समस्त धनावेश जेड ई तथा लगभग संपूर्ण द्रव्यमान, ये पूरा नहीं कह रहा है, लगभग, ठीक है, लग यानी कि 99.9% वो द्रव्यमान जो होता है उसी में होता है। तो लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इसके जो यानी कि क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को छोड़कर, ठीक है, लगभग संपूर्ण मतलब कि इसमें से इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान छोड़ दो तो जो बाकी का द्रव्यमान है वो परमाणु के केंद्र पर सूक्ष्म गोले में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। समझ गए। तो उन्होंने ये परिभाषा दी थी,
और इन्होंने नाभिक की खोज कर दी कि भाई परमाणु के अंदर कोई नाभिक नाम की चीज होती है जिसके अंदर पूरा धनावेश होता है और लगभग संपूर्ण द्रव्यमान, ठीक है, वो उसी के अंदर होता है, ठीक है। नाभिक के चारों ओर के खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। या ये जो नाभिक होता है ना, उसके चारों ओर जो खोखला गोला रहता है, भाई ये हो गया नाभिक, और इसके चारों ओर जो खोखला गोला ये वाला इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन वितरित मतलब उनका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है, वितरण रहता है, फैले हुए रहते हैं, और इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋण आवेश नाभिक के धन आवेश के बराबर होता है। तो वो बात तो मतलब क्या बोलते हैं, जो थॉमसन मॉडल था उसमें भी आई थी कि भाई कुल धनावेश और ऋण आवेश बराबर होते हैं, लेकिन इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉनों का कुल जो ऋण आवेश है, जो नाभिक का कुल धनावेश है, उसके बराबर होता है, ठीक है। ये दो बातें मालूम पड़ गई। इन्होंने तीसरी बात क्या बोली थी कि इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहते, इलेक्ट्रॉन जो फैले हुए रहते हैं वो स्थिर नहीं रहते, नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, ठीक जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये इन्होंने बोला था रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो नाभिक के चारों वर्ताकार मार्ग में घूमने के लिए आवश्यक, अब जो एक चीज क्या होती है, जब भी आपने यदि वर्ती गति पढ़ा है तो वर्ती गति में चीज पड़ी होगी अभिकेंद्री बल। जब भी आपको वर्तीय गति करनी होती है तो वर्तीय गति करने के लिए एक बल आवश्यक होता है, वो होता है अभिकेंद्री बल। वो हमेशा ऐसे केंद्र की ओर लगता है, ठीक है, जो आपको घुमाता है, वो बल हमेशा केंद्र की ओर लगता है, तो हमेशा आपको खींच के रखता है। वो क्या होता है बल, जैसे कि आप वर्ती गति घूम रहे हो, ठीक है, तो घूम रहे हो ना ऐसे, तो हमेशा ये केंद्र होता है, केंद्र की तरफ आपको खींच के रखता है ऐसे, तो तभी आप बिल्कुल ऐसे घूमते घूमते मतलब बिल्कुल, नहीं तो आप मान लो यहाँ आपका कोई वेग है तो इस वेग से आप दूर भाग जाओगे। अगर ये मान लो अभिकेंद्री बल 0 हो जाए तो आप एकदम से दूर भागोगे, तो ऐसा नहीं, तो तभी आप घूम पाते हो, ठीक है। जब भी कोई चीज की वर्ती गति होती है तो वो क्या होता है, आपके उसके लिए अभिकेंद्री बल आवश्यक होता है। आप जैसे कि डोरी है, डोरी के कोई पत्थर बांध के आप घुमा रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो डोरी में जो टेंशन होता है, जो ठीक है टेंशन फोर्स होता है, वो क्या करता है, वो आपको अभिकेंद्री बल देता है, मतलब। तो उसी प्रकार जब भी कोई चीज वर्ती गति करती है तो आपको अभिकेंद्री बल आवश्यक होता है, और वो अभिकेंद्री बल देगा कौन, तो उसके लिए इसने क्या बताया कि भाई वर्ताकार मार्ग में घूमने के लिए आवश्यक जो अभिकेंद्री बल है, इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। आपको पता है, इसने बता दिया भाई नाभिक कैसा, धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, तो क्या करेगा भाई नाभिक सज्जी, ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन जो है इसको खींचेगा, और ये जो अभिकेंद्री बल घूमने के लिए आवश्यक होता है वो इस स्थिर विद्युत आकर्षण बल से मिल जाएगा। समझ गए, यहां तक इतनी चीजें इसने बताई। फिर इसने ये भी बताया कि जो नाभिक का आकार है, आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। नाभिक का आकार देखोगे तो होता है 10⁻⁻15 मीटर, और जो अपने एटॉम है परमाणु, उसका आकार होता है 10⁻10 मीटर। ये समझ लो कि मतलब ये जो एटॉम है, परमाणु है, नाभिक से 1,00,000 गुना ज्यादा होता है। समझ गए, 1,00,000 गुना ज्यादा होता है। यानी कि मतलब अगर इस कोई परमाणु है उसका यदि ये समझ लो कि मतलब ये 10⁻10 है, ये 10⁻10, या ये समझ लो कि भाई 1,00,000 की उसकी रेडियस है, तो उसमें से 1,00,000 मीटर में से 1 मीटर का कौन होगा, नाभिक होगा। मतलब नाभिक इतना छोटा होता है, मतलब ठीक है, बहुत इस एटॉम की तुलना में। समझ गए, अब आपको तो खुद ये परमाणु नहीं दिखता है, तो उसके अंदर का नाभिक कितना छोटा होगा वो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। ये यहां तक का था रदरफोर्ड मॉडल के निष्कर्ष। अब इसमें कुछ मिस्टेक्स थी, क्योंकि कोई नया मॉडल क्यों आया भाई, जैसे कि भाई अपन बोर मॉडल पढ़ेंगे अभी, तो नया मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि किसी एक मॉडल में कुछ दिक्कत रहती है तो जाकर नया मॉडल आता है। तो इसमें सबसे मेन दिक्कत क्या थी, दो दिक्कत सबसे मेन थी, सबसे ध्यान रखना। एक तो है परमाणु का स्थायित्व मतलब लैंग्वेज पढ़ लो। देखो, नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन, मैंने इसीलिए ये बोर्ड पे लिख के लाया हूँ सारी चीजें, ताकि नेक्स्ट टाइम पढ़ो, नहीं तो नोट्स बन जाएंगे चीजें। नेक्स्ट टाइम पढ़ो तो हो सकता है मैं अभी जो बोलूँ वो शायद याद नहीं रहे अभी, जब आप रिवीजन करो तो फास्ट देख लोगे तो आपके माइंड में थ्योरी बन जाएगी। इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द चीज लिख लेता हूँ, ताकि बहुत सारे बच्चे बोलते सर आपको देख देख के पढ़ाते हो। लेकिन आपको अगर ऐसा ही टैलेंट देखना तो मेरी पहले वाली जो क्लास है 2022 की, जहाँ मैंने बहुत सारी चीजें बोल बोल के ही बताई है, ठीक है, लिख के कम बताइए, बहुत सारी चीजें बोल के ज्यादा बताइए, ठीक है। हाँ, तो वैसा कुछ नहीं है, मैं इसीलिए सेट करके लाता हूँ ताकि आपके नोट्स भी रहे। एक तो क्या मैं पैनल PDF शेयर करता हूँ तो नोट्स मिल जाएंगे आपको मस्त, और साथ ही सारा चीज आपके सामने रहेगी। बस सबसे मैंने समझाना,
और वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में अभिकेंद्री क्या होता है? त्वरण। भाई अभिकेंद्री बल होगा, ठीक है। नाभिक के चारों ओर घूमना है तो अभिकेंद्री बल चाहिए, तो जो अभिकेंद्री बल चाहिए तो उस अभिकेंद्री बल से संबंधित क्या होगा? अभिकेंद्रीय त्वरण। कोई भी बल होगा उससे संबंधित क्या होगा? त्वरण होगा, ठीक है। तो जब भी जो त्वरित त्वरित इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने बताया था कि जो स्थिर इलेक्ट्रॉन होता है वो तो क्या करता है, मतलब बल, विद्युत बल लगाता है, ठीक है। और जो गतिशील होता है इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है? विद्युत धारा उत्पन्न करता है, मैंने बताया था। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड होता है, मतलब जी ठीक है, जिसमें मतलब 3 केस होते हैं, ठीक है। तो मतलब जहां पर ए जो उसका है एक्सेलरेशन वो नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि उसमें उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन है, तो वो क्या करेगा? विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करेगा। वो क्या करता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है। और विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती है? यानी कि ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा होती है। तो जैसे ही वो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो नाभिक के चारों विभिन्न कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉनों में ऊर्जा की क्या होगी? कमी होगी। और ऊर्जा की कमी होगी तो साफ बात है उनका जो पथ है वो जैसे कि ऐसे घूम रहे थे पूरे, घूमते 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 ऐसे 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 पथ कम होता 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 नाभिक में आगे गिर जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ था कि नाभिक में आगे ये गिर जाएंगे, ठीक है। जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आएगी तो उसमें वर्ती मार्ग की त्रिज्या लगातार कम होती जाएगी। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन सर्पिलाकार मार्ग पर चलते हुए अंत में नाभिक में गिर जाएंगे। और नाभिक में गिर जाएंगे तो क्या होगा? इस प्रकार परमाणु स्थायी नहीं रहेगा। लेकिन अपन ने देखा कि परमाणु स्थायी है। परमाणु क्या स्थायी होता है, तो जबकि परमाणु में हम स्थायित्व को पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो मतलब नाभिक जो अपना एटॉम है, परमाणु उसके स्थायित्व को नहीं समझा पाया, ठीक है। उसने ये तो बता दिया कि वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, घूमता है और आवश्यक अभिकेंद्री बल जो अपने विद्युत बल से प्राप्त होता है, जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है। लेकिन चूंकि बल लगेगा उसमें कुछ अभिकेंद्री बल होगा तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मतलब एक्सेलरेशन में होता है तो वो क्या करता है? आपके विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है, ठीक है। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन स्थिर होता है तो विद्युत चुंबकीय बल जो विद्युत बल, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी वेग से जा रहा होता है नियत वेग से तो वहां बनती है धारा, ठीक है। ये चीज मैंने बता रखी है आपको जब मैंने आपको विद्युत वाली यूनिट पढ़ाई थी उसमें, ठीक है। तो जब भी उसमें एक्सेलरेशन होगा तो वो क्या क्या करेंगे? मतलब विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलेगी। विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलेगी तो ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी तो उनकी ऊर्जा में कमी होगी। तो घूमते घूमते ऊर्जा कम होते होते तो वो नाभिक में आगे गिर जाएंगे। नाभिक में आगे गिर जाएंगे तो साफ बात है परमाणु अस्थायी होगा। रेणु परमाणु स्थायी होता है, ये वो स्थायित्व को समझा नहीं पाया, ठीक है। फिर है रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। तो ये इन्होंने क्या है, जो रेखीय स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं हो पाई। देखो क्या कह रहा है रदरफोर्ड के अनुसार, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी संभव त्रिज्याओं की वर्ताकार कक्षाओं में घूम सकते। इसने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, सारी जो रेडियस होती है त्रिज्या जिसकी जहां इच्छा होती है वहां घूम लेता है। इसने ये कहा कि भाई ये नाभिक हुआ और जो इलेक्ट्रॉन जो हुआ इसकी जहां इच्छा हुई एक बार यहाँ घूम लेगा, एक बार यहाँ घूम लेगा, एक बार यहाँ घूम लेगा, जहां उसकी इच्छा होगी उस मतलब पाथ में वो घूम लेगा। ये किसने कहा था? इसने, ठीक है। ठीक है, तो ये ऐसे घूम लेता है। उसने क्या, अर्थात उनके घूमने की आवृत्ति क्या होती है? बदलती रहती है। भाई जैसे पहले यहाँ था, ठीक है, तो कुछ आवृत्ति और थी, फिर पास में आया तो आवृत्ति और होगी। भैया आवृत्ति मतलब क्या होता है कि कोई राउंड वो कर रहा है पूरा, ठीक है। तो मतलब ये समझ लो कि 1 सेकंड में कितने राउंड लगा रहा है। 1 सेकंड में अगर दूर होगा, मान लो इस वाले पाथ पे घूम रहा है तो 1 सेकंड में राउंड लगेंगे कम, फिर पास होगा तो 1 सेकंड में राउंड लगेगी ज्यादा। तो उसकी जो आवृत्ति बदलती रहेगी। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन सभी संभव आवृत्तियों की विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करेंगे। भाई यदि आवृत्ति बदलेगी तो ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन सभी संभव जो है आवृत्तियां उनकी क्या विद्युत जो तरंगे है, विद्युत चुंबकीय तरंगे वो उत्सर्जित करेगा। अर्थात परमाणु द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होगा? सतत होगा। परंतु परमाणु द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। वो सतत नहीं होगा, कैसा होता है? रेखीय होता है। इस प्रकार रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में तो 2 चीजें मेन है
एक तो परमाणु का स्थायित्व और रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या, दो चीजों की व्याख्या नहीं कर पाए। तो इसी की जो जो कमियां है उसको पूरा करने के लिए कौन सा मॉडल आया, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। और ये है हमारी यूनिट जिसको अपन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। समझ गए, मतलब बेसिक आप इतना समझ लिया, इतना बता लिया, काफी है। वैसे केमिस्ट्री में आपने बहुत कुछ पढ़ भी लिया होगा, नहीं पढ़ा तो जो जब ये यूनिट पढ़ो तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो अब चलिए अब लैंड करते हैं अपन अपनी जो मेन यूनिट है, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, ठीक है। तो पहले थॉमसन, फिर मिस्टर रदरफोर्ड और फिर बोर। ये बोर नाम से के साइंटिस्ट नील बोर जिसका नाम था। तो इसने क्या किया था भाई, रदरफोर्ड की जो परमाणु मॉडल है और जो मैक्स प्लैंक का जो सिद्धांत है, इन दोनों का समावेश कर उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल में जो मिस्टेक थी, जो कमी थी, उस कमी को उन्होंने दूर किया। उन्होंने क्या बताया, देखो जो दो चीजें उसने बताई थी कि भाई रदरफोर्ड ने क्या बोला था, वो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर किसी भी जो है वो होती है कक्षा, उसमें घूम सकता है। मतलब जैसे मैंने बताया था, यहाँ भी घूम सकता है, यहाँ भी घूम सकता है, यहाँ है तो यहाँ भी घूम सकता है, यहाँ भी घूम सकता है, ठीक है। तो वैसा इसने बताया था, किसने, रदरफोर्ड ने। अब उसको इसने उस चीज को कैसे समझाया, देखो नील बोर ने निम्न दो संशोधन प्रस्तुत किए। क्या किए, दो संशोधन प्रस्तुत किए। कौन सा, बोर ने कहा कि ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन है, उनकी मतलब जो घूमने की जो त्रिज्या होती है, रेडियस, ठीक है, वो मतलब क्या होती है, स्थायी होती है, यानी कि फिक्स रहती है। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन है एक ही कुछ स्थायी कक्षा होती है, उस स्थायी कक्षा में ही घूमता है, उससे बाहर नहीं घूमता। कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा तो अपना मन पड़ेगा वहां नहीं घूमेगा, भाई इस वाली में भी घूम गया, इस वाली में घूम के नहीं, फिक्स कोई स्थायी कक्षा होती है और उसी स्थायी कक्षा में ये घूमता है। और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है h/2 का पूर्ण गुणज होता है, जहां h क्या है, प्लैंक नियतांक है, सभी को पता है, जिसका मान होता है h = 6.62 × 10⁻⁴। तो ये कहता है कि भाई जो रदरफोर्ड भाई ने बताया था कि ये नाभिक हुआ और जो इलेक्ट्रॉन होता है जो अपने मन पड़े वहां घूम लेता है, ठीक है। मन पड़े वहां मतलब जैसे कि यहाँ घूम लिया, यहाँ घूम लिया, यहाँ घूम लिया, यहाँ घूम लिया, तो ऐसा नहीं होता है। इन्होंने नील बोर ने कहा कि अपनी कोई फिक्स कक्षा होती है, उसी फिक्स कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है, और जिस फिक्स कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता है वहां पे इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है, वहां पे इसका जो कोणीय संवेग होता है वो एक्चुअली h/2 का पूर्ण गुणज होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वो पहली जो है कक्षा उसमें घूम रहा है तो वहां पर उसका कोणीय संवेग हो जाएगा 1h/2, दूसरे में घूम रहा है 2h/2 यानी कि h1π, फिर 3h/2, अगर तीसरे में घूम रहा है तो 3h/2, ऐसे होता है, ठीक है। तो h/2 का पूर्ण गुणज, पूर्ण मतलब ऐसे आधा नहीं, 1.5 वगैरह ऐसा नहीं करना अपने को, पूरा पूरा, ठीक है, पूर्ण गुणज, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे कोई भी पूर्ण संख्या, ठीक है। हाँ। फिर दूसरा कहा कि स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। और दूसरी बात भाई इसने क्या बात किसकी आई कि भाई जो इसका जो स्थायित्व की बात आई, तो उसने ये कहा कि भाई स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, स्थायी कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा, जिससे परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो स्थायी कक्षा से अन्य कक्षा में क्या करता है, संक्रमण करता है, और ये परमाणु की उत्तेजित अवस्था होती है। इस अवस्था में से जब इलेक्ट्रॉन किसी भीतर की कक्षा में आता है तब विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इसने ये बताया कि भाई ये है अपना ये है अपना परमाणु, ठीक है, ये नाभिक हो गया, ठीक है। तो मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा था, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा था, तो वो क्या करेगा, मान लो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, इसको मिल गई ऊर्जा, इसको मिल गई ऊर्जा। अभी ये जैसे घूम रहा है ना अपने पथ पे, तब कोई ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता, लेकिन मान लो कोई बाहर से कोई इसको ऊर्जा मिल गई तो ये क्या करेगा, इसमें जंप करेगा, इसमें इस वाली जो है कक्षा उसमें जंप करेगा,
यहाँ से यहाँ पर, और यहाँ ये लगभग 10 की घात -8 सेकंड तक रहेगा। उत्तेजित अवस्था में ये 10 की घात -8 सेकंड तक यहाँ रहेगा, फिर ये वापस इसकी जो ओरिजिनल स्थिति थी वहां कूद जाएगा। जब ये अपनी ओरिजिनल स्थिति में कूदेगा तो क्या करेगा, कुछ ऊर्जा मुक्त करेगा, ठीक है। तो ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक है, और क्या, विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलेगी। समझ गए? तो नॉर्मली ये ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित तब करेगा जब किसी भीतरी मतलब बाहरी कक्षा से भीतरी कक्षा में कूदता है, ठीक है, ये बात है। तो मतलब किसी भी भीतरी कक्षा में तब विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसने जो सेकंड वाले पॉइंट से ये बता दिया कि स्थायित्व होता है, ठीक है, और ये इसने ये बता दिया कि भाई जो रेकिल स्पेक्ट्रम है उसकी व्याख्या की कि भाई वो इलेक्ट्रॉन है वो किसी फिक्स मतलब कक्षा होती है उसी में घूमता है, सारे जहां मन पड़े वहां नहीं घूमता है, ठीक है, बात समझ गए? चलिए, तो बोर ने 2 संशोधन प्रस्तुत किए थे। अब क्या हुआ, फिर उसके बाद ये मेन चीज आती है बोर की परिकल्पनाएं। परिकल्पनाएं मतलब बोर ने 3 चीजें बताई, एक फर्स्ट, सेकेंड और अपन पढ़ेंगे थर्ड, ठीक है। तीनों परिकल्पनाओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहला, बोर ने माना कि परमाणु में नाभिक इलेक्ट्रॉनों द्वारा गिरा रहता है। बोर ने यह कहा कि जो परमाणु होता है उसमें क्या होता है, नाभिक होता है, ठीक है, और वो नाभिक इलेक्ट्रॉन द्वारा गिरा रहता है, ठीक है, तथा ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित किए बिना घूमते रहते हैं। क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर और तथा ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित किए बिना घूमते रहते, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉनों को वर्ताकार कक्षाओं में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m और नाभिक पर आवेश Ze तथा कक्षा की त्रिज्या r हो तो नाभिक व गतिशील इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल, देखो चलो देखते हैं ये कैसे होगा। स्थिर विद्युत आकर्षण जो बल है वो कैसा होगा, देखो ये ऐसे कि भाई चलो ये अपना डायग्राम बना लिया, ठीक है। ये एक छोटा सा नाभिक बना लेते हैं यहाँ पर, ये छोटा सा नाभिक, ये हो गया धनावेशित नाभिक। यहाँ वही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब ये मान लो ये त्रिज्या आर है, ठीक है, तो ये भी कितनी होगी, आर ही होगी, ठीक है। तो ये क्या है, धन आवेश, और ये इलेक्ट्रॉन इस पर क्या है, ऋण आवेश है, ठीक है। तो इन पर जो बल लगेगा, बल की बात करें, ठीक है, यानी कि नाभिक जिस पर क्या होता है, जेड ही आवेश होता है, ठीक है। जेड यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू ई मतलब एक प्रोटॉन पर आवेश, ठीक है। तो नाभिक जेड ही व इलेक्ट्रॉन के मध्य, इलेक्ट्रॉन के मध्य विद्युत बल, इलेक्ट्रॉन के मध्य विद्युत बल, नाभिक जेडी व इलेक्ट्रॉन के मध्य विद्युत बल। तो आपको क्या ध्यान ही है क्या होता है, विद्युत बल, ठीक है। फोर्स के यानी कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। तो जो Q1 है, Q1 क्या हुआ, जेडी, और ये इसका E हो जाएगा, ठीक है। वो अपन क्या ले रहे हैं भाई, इसका फिक्स वो मान नहीं ले रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव साथ में नहीं ले रहे हैं। नहीं तो अगर इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है, -E होता है, लेकिन उसका अपन वैल्यू ले रहे हैं सिर्फ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और जो अभिकेंद्रीय बल जो होता है, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल, कोई भी चीज यदि वर्ताकार गति करती है, ठीक है, तो उस पर क्या लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है। और वो होता है कि वस्तु का द्रव्यमान यदि m है और v वेग से घूम रही है तो mv² अपॉन r, mv² अपॉन r, जहां पर m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ठीक है। तो mv² अपॉन r, ठीक है, बस। और यही किसके बराबर होता है, यही बराबर होता है किसके, Fe के,
ई के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि चूंकि मतलब जो अभिकेंद्री बल आवश्यक होता है उसका मान देगा कौन, वो अपने को मिलेगा कहां से, वो मिलेगा नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले विद्युत बल से। ठीक है, तो इनके मध्य जो ये जो आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा वही क्या करेगा, लगने वाला आकर्षण बल ही मतलब जो आवश्यक वर्ती गति के लिए अभिकेंद्री बल प्रदान करेगा। ठीक है, वर्ती गति के लिए क्या होता है, अभिकेंद्री बल आवश्यक होता है, वो नाभिक की ओर लगता है। ठीक है, और वो देगा कौन, वो कौन दे रहा है, विद्युत बल, जो कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है। ठीक है, क्योंकि वो नाभिक की ओर ही लगेगा, नाभिक क्या करेगी, पॉजिटिव है, नेगेटिव ये इसको खींचेगा। ठीक है, समझ गए। चलिए, ये तो हो गया इसने पहला कि पहले में इसने ये बताया कि भाई इनमें क्या होता है, जो घूमता है तो अभिकेंद्री बल लगता है और आवश्यक अभिकेंद्री बल विद्युत बल से मिलता है। चलो अब दूसरे में कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं, सभी में नहीं घूमते, केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका मतलब जिनमें उनका कोणीय संवेग, जिनमें या फिर जिनका कोई भी समझ लो, जिनका उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, यानी कि वो कक्षाएं जिनमें उनका जो कोणीय संवेग वो क्या होता है, h/2π का पूर्ण गुणज होता है, जहां h प्लैंक का सार्वत्रिक नियतांक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल कुछ निश्चित त्रिज्या वाली कक्षाओं में घूम सकते हैं, सभी में नहीं। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं, वही बात जो मैंने बताई थी। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा नाभिक के चारों ओर v वेग से r त्रिज्या की कक्षा में घूम रहा है तो उसका कोणीय संवेग, आपको पता है कोणीय संवेग का एक फॉर्मूला होता है mvr, कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है mvr। रेखीय संवेग क्या होता है, रेखीय संवेग होता है mv, क्या होता है mv, p इक्वल टू क्या होता है mv, रेखीय संवेग mv, जबकि जो कोणीय संवेग होता है l इक्वल टू mvr होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक्चुअली में ये mvr कहाँ से वो आया, तो आपको वो भी ध्यान होगा कि l बराबर क्या होता है आई ओमेगा, और उनको जब खोल के लिखते हैं तो अपन उसको mvr में चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है रेखीय संवेग mv, और ये कोणीय संवेग जो होता है वो mv इंटू आर, आर क्या जिस वर्ताकार पथ में घूम रहा है उसकी त्रिज्या। ठीक है, चलिए, तो जो mvr है, जो उसका कोणीय संवेग है, वो इस बोर के द्वितीय सिद्धांत के अनुसार ये है कि भाई वो h/2π का h/2π का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, यानी कि मतलब बराबर nh/2π, जहां पर क्या है, जो n का मान क्या हो सकता है, जहां पर आपके संभावित जो n का मान है, n का मान क्या हो सकता है, n का मान 1, जो अगर पहली आपके कक्षा है तो 1, दूसरी कक्षा है तो 2, तीसरी कक्षा तो 3, ऐसे 1 2 3 ऐसे। ठीक है, जहां n एक पूर्णांक है, ये वही n = 1 2 3 4, जिससे कक्षा की क्रम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं, ये अपने मुख्य क्वांटम संख्या भी है। ठीक है, जिसे मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। ठीक है, n क्या है यहाँ पर, इसको आप मुख्य क्वांटम संख्या बोल सकते हो, वो भी वही होता है सेम। ठीक है, तो n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। ये प्रतिबंध बोर का क्वांटम प्रतिबंध कहलाता है। भाई क्वांटम प्रतिबंध क्या है, यही है कि भाई इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं, उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जहां पर उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। ठीक है, हाँ, फिर समीकरण 1 से, यदि समीकरण 1 को इसको देखूं मैं, तो यहां से आपको एक चीज और निकल के आएगी, क्या, मैंने 2π को लेके गया यहाँ पर, 2π को लेके गया यहाँ पर, और m को लेके गया नीचे, तो देखो ये हो गया 2πr, 2π और r, और नीचे लेके आ गया mv को, इस पूरे mv को मैं नीचे ले गया यहाँ पे, और 2π को लेके चला गया यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 2πr और यहाँ हो जाएगा नीचे mv। अब आप mv को क्या लिखते हो, p लिख सकते हो, रेखीय संवेग p मैंने बताया था। ठीक है, nh/p, और h/p को अपन लिख लेते हैं लैम्बडा। h/p क्या होता है, h/p का मान किसके बराबर होता है, लैम्बडा। लैम्बडा क्या है यहाँ पर, तरंग दैर्ध्य। लैम्बडा क्या है यहाँ पर, तरंग दैर्ध्य। तो क्या होता है, लैम्बडा आपकी क्या है, तरंग दैर्ध्य। लैम्बडा यहाँ पर क्या है, तरंग दैर्ध्य, लिख लो तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य जिसका मान किसमें होता है, मीटर में होता है, किसमें होता है, मीटर में, लेकिन इसका मान बहुत कम होता है, इसलिए इसको अपन किसके
माइक्रोमीटर, नैनोमीटर वगैरह, ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर यानी कि एंगस्ट्रॉम वगैरह, उसमें अपन लिखते हैं। और पी क्या, रेखीय संवेग है, पी क्या, रेखीय संवेग, पी क्या, रेखीय संवेग। चलिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, अब इस एस यानी कि 2πr, एस इज इक्वल टू एल लैम्डा, जहां पर एस क्या है, एनवी कक्षा की परिधि, 2πr क्या होता है, वही होता है, और लैम्डा क्या, इस कक्षा के इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, इस कक्षा के इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो इसका मतलब एक और भी हुआ कि अतः किसी स्थायी कक्षा की परिधि इसके डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणक होती है। अतः किसी स्थायी कक्षा की परिधि इसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणक होती है, यानी कि जो नित्य जो अवधारणा है, ठीक है, वो आपके मतलब किसका, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य से समझे, यानी कि अतः किसी स्थायी कक्षा की परिधि इसके डी, ये परिधि एस है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणक, यानी कि एस इज इक्वल टू एल लैम्डा। तो जो इसकी जो परिधि होती है एस, वो लैम्डा है, यानी कि मतलब एस बराबर एल लैम्डा, यानी कि तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणक होती है। तो आपको पूछ सकते हैं कि जो दूसरी जो अवधारणा है, दूसरी अवधारणा में बात किसकी की गई है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की बात की गई है, ठीक है। तो ये है द्वितीय, ठीक है। पहला किसने क्या क्या बताया, पहला ये बताया कि भाई अभिकेंद्री बल वगैरह उसके बारे में बात की, दूसरे इसने ये बात की कि कोणीय संवेग की बात की, कोणीय संवेग से ये निकल के आया कि इसकी जो परिधि है वो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणक होती है। तो ये है द्वितीय, ठीक है। चलो फिर बात कर दी तीसरी की, स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में घूमेगा तब वो कोई ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता, इस प्रकार परमाणु का स्थायित्व बना रहता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण, भाई जब इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण। अवशोषण होगा कब, जब निम्न कक्षा से उच्च में जाएगा। जब निम्न से उच्च में जाएगा कब, जब बाहर से वो उसको ऊर्जा मिलेगी ना, तब वो ऊर्जा लेके ऊपर चला जाएगा कूद के, ठीक है। और उत्सर्जन कब करता है, जब वो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा, यानी कि उसको उच्च कक्षा में जो उत्तेजित अवस्था है उसमें 10⁻⁻8 सेकंड तक रहता है, उसके बाद वापस कूद जाता है। उस स्थिति में वो क्या करता है, उत्सर्जन करता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से दूसरी निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में संक्रमण करता है तो फोटोन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। फोटोन की ये ऊर्जा प्रारंभिक तथा अंतिम ऊर्जा की अवस्था के अंतर के बराबर होती है, यानी कि जिस कक्षा, कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा में कूदा है, उन दोनों जो कक्षा है उनकी ऊर्जा का जो अंतर है, उस अंतर के बराबर वो फोटोन का उत्सर्जन करता है। ये अपन आगे पढ़ेंगे सारी चीजें, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा छोड़कर उच्च ऊर्जा की कक्षा में चला जाता है तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में होता है। उत्तेजित अवस्था स्थायी नहीं होती है, अतः इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में केवल 10⁻⁸ सेकंड, देखो 10⁻⁸ सेकंड तक के लिए ठहरकर तुरंत निम्न कक्षा में वापस लौट आता है तथा लौटते समय इन दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित करता है। कहने का मतलब ये हुआ, चलो कि मान लो आपके इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ था, पहले कहाँ था, यहाँ था वो एक्चुअली में, ठीक है। लेकिन वो किसी बाहरी स्रोत से कोई ऊर्जा उसको मिल गई और ऊर्जा प्राप्त करके जंप करके यहाँ पहुंच गया, जंप करके यहाँ पहुंच गया। यहाँ ये क्या करेगा, सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड तक रुकेगा, 10⁻⁸ सेकंड तक रुकेगा। ये होती है उसकी उत्तेजित अवस्था, यानी कि उत्तेजित अवस्था में वो 10⁻केवल -8 सेकंड रुकेगा और फिर वो क्या करेगा, यहाँ पर जंप कर देगा, यहाँ पर क्या कर देगा, जंप कर देगा, जंप यहाँ पर जंप करेगा। तो इसकी जो ऊर्जा है, मान लिया इसकी ऊर्जा पे E2 है और इसकी ऊर्जा E1 है, ठीक है। तो आपको पता है E2 की ऊर्जा होगी ज्यादा, E1 की होगी कम, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ऊर्जा में अंतर, ऊर्जा में अंतर है E2 माइनस E1, ठीक है। तो ऊर्जा में अंतर इतना है, इस ऊर्जा के अंतर के बराबर वो क्या करेगा, ऊर्जा का फोटोन, मतलब उसी ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित करेगा। तो आपको पता फोटोन की
जो ऊर्जा है वो क्या होती है, फोटोन की ऊर्जा। एक फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, एक फोटोन की ऊर्जा होती है एच म्यू, एच म्यू, ठीक है। म्यू क्या होता है, इसकी आवर्ती होता है। म्यू क्या होता है, आवर्ती। हाँ, तो आवर्ती का मतलब क्या होता है, प्रति सेकंड, 1/सेकंड, ठीक है। ये हो गया। तो यानी कि एच म्यू बराबर E2 माइनस E1, ठीक है। यहां से जो एच है या फिर जो म्यू है वो क्या आ जाएगा, E2 माइनस E1 बटा एच। म्यू क्या आ जाएगा, E2 माइनस E1 बटा एच, ठीक है। ये होगा, समझ गए। जो देखो फोटोन की एक ऊर्जा होती है, इसके बारे में एक चीज और मैं बता दूं आपको, चीजें और भी आगे काम आएगी। फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो एक्चुअली जो ऊर्जा होती है वो समय में एच म्यू होती है, ठीक है। म्यू क्या होता है, आवर्ती, इसको अपन सी अपॉन लैम्बडा भी लिख सकते हैं। एच बराबर क्या होता है, म्यू, म्यू की जगह सी अपॉन लैम्बडा, तो ई बराबर ऐसे होता है, ई एच सी अपॉन लैम्बडा, समझ गए। यानी कि यदि आवर्ती ज्यादा होगी तो ऊर्जा भी ज्यादा होगी। आवर्ती और ऊर्जा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, और जो तरंग और ऊर्जा एक दूसरे के विरुद्ध क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। ये बात थोड़ा सा साइड में लिख लो, भले या भले कोई थोड़ा सा बना के मैं बना लेता हूँ। ई बराबर एच, ये क्या, म्यू क्या होती है, आपकी होती है आवर्ती, और इसको अपन लिख सकते हैं ई बराबर एच, म्यू को लिख दिया सी अपॉन लैम्बडा। सी क्या होता है, प्रकाश का वेग होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। म्यू क्या होता है, इसकी आवर्ती, ठीक है। और सी प्रकाश का वेग, सी प्रकाश वेग, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर। लैम्बडा क्या होता है, तरंग दैर्ध्य, सभी को होता है। यहां से आपको समझ में आगे आगे ई होता है वो आवर्ती के समानुपाती होता है। ई क्या होता है, आवर्ती के समानुपाती होता है, ध्यान रखना ये चीज काम आएगी वैसे आगे। ई आवर्ती के समानुपाती होता है, और ई आपके तरंग दैर्ध्य के विद्युत क्रमानुपाती, यानी कि मतलब तरंग दैर्ध्य यदि आपके विद्युत क्रमानुपाती यानी ई विद्युत क्रमानुपाती यानी 1/लैम्बडा, ठीक है। ई 1/लैम्बडा सामने, ठीक है। तो ये चीज होती है, ये बात समझ गए। तो तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए। 3 उसने अवधारणाएं दी थी, प्रथम, द्वितीय, द्वितीय में इसने बात इसकी की थी संवेग की, और तीसरे में इसने ऊर्जा की बात की थी। मतलब पहले में किसकी बात की, पहले में बात की बल की, कि जो विद्युत बल लगता है नाभिक और इसके बीच में, ठीक है। फिर दूसरे में ये बताया कि जिस स्थायी कक्षा में घूमता है उसका जो कोणीय संवेग होता है वो h/2 का पूर्ण गुणज होता है। किसका, h/2, ध्यान रखना 4 नहीं हो। हाँ, आप कुछ उस हाइजेनबर्ग वाले सिद्धांत में वो 4 बनता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। h/2 का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है, क्योंकि वो हाइजेनबर्ग का सिद्धांत होता है उसमें ऐसे आता है, वो ऐसे होता है h/2 कुछ ऐसा होता है, तो उसका h/2 में 2 से और भाग हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में वहां पर h/4 बन जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर h/2 ही है, ठीक है। तो nh/2। और जो तीसरा है इसमें ये बात की कि भाई जो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है तो कहाँ से कहाँ कूदता है, तो उत्सर्जन कहाँ, अवशोषण और क्या चीज होती है उसके बारे में इसने ये बताया, ठीक है। चलो, ये हो गए तीनों के तीनों। अब बात करते हैं मेन जो सवाल जो जहां से ज्यादा बनते हैं, न्यूमेरिकल्स टाइप वाली चीजें, ठीक है। हाँ, बोर मॉडल के अनुसार परिभ्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या, कक्षीय वेग, कक्षीय ऊर्जा व तरंग दैर्ध्य की गणना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से सवाल बनते हैं ज्यादा कि भाई जो बोर मॉडल के अनुसार जो परिभ्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या, कक्षीय वेग, कक्षीय ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य की गणना, ठीक है। हाँ, तो पहले अपन बात करते हैं कक्षीय त्रिज्या की। माना कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु की nवीं कक्षा में vn वेग से परिभ्रमण कर रहा है तथा उस की त्रिज्या rn है। अपन ने क्या मान लिया कि जिस nवीं कक्षा में घूम रहा है vn वेग से, उस कक्षा की त्रिज्या वो कितनी है, rn है। तो नाभिक
अपने को पता है नाभिक जेड ई व इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला विद्युत बल, आपको पता है विद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको ध्यान ही है सभी को, उसी का आपने यूज किया है। क्या होता है, के की जगह क्या हुई, के Q1 Q1 के यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R R स्क्वायर, इस फॉर्मूला का यूज किया है। इस फॉर्मूला का यूज करके अपन ने Q1 क्या है, Q1 इसका द्रव्यमान किसका, नाभिक का, नाभिक का कितना हो गया जेडी, ठीक है, नाभिक का द्रव्यमान कितना हो गया जेडी, और जो इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया ई, बात समझ आ गई भाई, ये किसका द्रव्यमान हुआ, नाभिक का, ठीक है, और ये किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, बात समझ गए, ई, तो जेडी ई और नीचे उसकी जो त्रिज्या कितनी आर एन है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके आर एन का स्क्वायर, तो यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर आर एन का स्क्वायर, ये आपके हो गया एफ ई जो विद्युत बल होता है वो। अब देखो वर्ताकार पथ में परिभ्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक जो अभिकेंद्री बल होता है वो क्या होता है, एफ सी यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, तो वो होता है एम बी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि मतलब जो अभिकेंद्री बल का मान कितना होता है, एम बी स्क्वायर आर होता है, तो एम वी एन स्क्वायर ये होता है, मैंने बताया ना, ये देखो ये अपन ने बात नहीं की अभी, ये यहाँ पर है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, हाँ, तो वो किसके बराबर होता है, लास्ट में जब मैं शर्त लगा देता भी एम ई के बराबर, लेकिन इस खुद को एम बी स्क्वायर अपन आर को अपन क्या बोल सकते हैं, एफ सी बोल सकते हैं, ठीक है, चलिए, तो एम वी की जगह कितना वी एन स्क्वायर और आर एन, अतः बोर के अनुसार विद्युत बल ही आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है, सिंपल सी बात है, तो जो एफ सी होगा, जो अभिकेंद्री बल और जो विद्युत बल आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि जो अभिकेंद्री बल चाहिए होता है वो देगा कौन, विद्युत बल देगा, ठीक है, तो एफ सी बराबर एफ ई, यहां से ये हो जाएगा कि ये थोड़ा सा इसको ना, क्योंकि मैंने ये है अपना एफ ई है, ये एफ सी है, ठीक है, तो इसको चलो इसको थोड़ा सा ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, एक मिनट छोटा सा करके, और हाँ इस साइड लिख दो ई और इस साइड लिख दो सी, ठीक है, ताकि नहीं तो आप सोचोगे सर इसको ई कैसे, तो एफ ई बराबर एफ सी, ये समीकरण बन गई 1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर आर एन स्क्वायर बराबर एम वी एन स्क्वायर बटा आर एन, ये समीकरण 1 ध्यान रखना, ठीक है। एम द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन का कक्षा में कोणीय संवेग कितना होता है, यदि एल एम द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग की बात करें तो क्या होता है, एम वी आर होता है, तो एल इज इक्वल टू एम वी एन और आर एन, ठीक है। बोर के अनुसार एन वी कक्षा में परिभ्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो होता है एल इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये बोर ने बताया, ये अपने को कहां से पता था, ये तो अपन ने जो फिजिक्स जो न्यूटन के नियम वगैरह थे ये उनसे निकल के आया कि भाई कोई भी कण है जिसका द्रव्यमान m है, वेग v और जो r त्रिज्या वाले वर्ताकार पथ में घूम रहा है, तो उसका जो कोणीय संवेग होता है वो ये होता है, और जो अभिकेंद्री बल होता है वो ये होता है, ठीक है। ये बात तो आपने बता दी, और इसने जो सिद्धांत दिया उसमें ये बताया कि उसका जो कोणीय संवेग होता है वो h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया l इक्वल टू n/2 पाई, तो साफ बात है ये और ये चीज क्या होगी, बराबर हो जाएगी, तो यानी कि अतः एम वी आर एम वी एन आर एन बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगी समीकरण 2, ये हो जाएगी समीकरण 2। यहाँ से आप क्या करो, इस वी एन का मान निकाल लो, तो वी एन का मान कितना आया एन एच और नीचे ले आया 2 पाई और एम आर एन, ठीक है, ये आया आगे। फिर मैंने क्या किया, वी एन का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ से वी एन का मान लेके इस समीकरण मैंने 1 में रखा, तो इस समीकरण 1 में मैंने वी एन का मान रखा, यह जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर आर एन स्क्वायर एम आर एन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये सारा आ गया, मतलब ठीक है, ये कैलकुलेशन आप देख लेना, ठीक है। यहाँ से जो मैं सारे चीजों को काट दूंगा, आर एन स्क्वायर से आर एन स्क्वायर काट दूंगा, आर एन इस साइड आ जाएगा, तो जो आर एन का जो फॉर्मूला है वो आएगा ऐसे, आर एन एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम जेड ई स्क्वायर। अब देखो मैं आपको चीज बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एप्सिलॉन नॉट क्या है, विद्युतशीलता है जिसका मान कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये हमने देखा, ठीक है। एन तो अपन ने बाहर ले लिया एन का स्क्वायर, एच क्या है 6.62 इंटू 10⁻34, ये भी एक नियत मान है, पाई का मान 22/7 या 3.14 जो भी आप लोग, ठीक है। एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। जेड तो बाहर ले लिया
ठीक है, ई स्क्वायर ई कितना होता है 1.6 इंटू 10 के माइनस 19, तो ई स्क्वायर करना है। तो ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन कौन है, एन और जेड, इनको अपन ने बाहर ले लिया, एन स्क्वायर जेड बाहर आ गया। बाकी सभी की यदि आप कैलकुलेशन करोगे तो ये निकल के आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम यानी कि 10 की घात माइनस 10 मीटर। 0.529, इसको मतलब ये लिख सकते हो भाई 0.529 इंटू, इसका मतलब होगा, इस एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर। जहां कहीं भी आपको ये लिखा हुआ आ जाएगी, मैंने लिख दिया कि 5 एंगस्ट्रॉम, इसका मतलब है कि ये 5 इंटू 10 की घात माइनस 10 मीटर है, समझ गए, इसका मतलब ये है। फिर देखो ये निकल के आ गया, और ये आपको याद रखना है, सबसे मेन बात, ये नहीं भूलना, ये आपको रटने हैं, 3 फॉर्मूले हैं वो रटने ही रटने हैं, ठीक है। 0.529 एन स्क्वायर बटा जेड, 0.529 एन स्क्वायर बटा जेड एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अतः आर एन बराबर कितना हो जाएगा 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, जहां पर जेड क्या है, परमाणु क्रमांक या फिर एटॉमिक नंबर, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, बात वही है। एन क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या है, यानी कि कौन सी कक्षा है, मतलब पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ठीक है भाई, ये होता है। ये नाभिक है, ये नाभिक है, नाभिक के चारों यदि आप चक्कर लगाओ तो ये कक्षा पहली होगी, ये दूसरी, n बराबर 2, n बराबर 3, ऐसे, ठीक है। तो यदि n इक्वल 1 हो, अपन ने मान लिया कि n इक्वल 1, यानी कि कौन सी कक्षा, पहली कक्षा, पहली कक्षा हो, तो क्या हो जाएगा, इस n की जगह 1 लिख दो तो ये हो जाएगा R1, R1 कितना हो जाएगा 0.529 बटा जेड, ठीक है, 0.529 बटा जेड। बात के लिए जिसे प्रथम कक्ष की त्रिज्या या बोर त्रिज्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रथम कक्ष की त्रिज्या या फिर बोर त्रिज्या जिसको कहते हैं, ठीक है। चलिए, यानी कि R1 कितना हो 0. इसको पीछे इसके ये लगाना भूल गए अपन, एंगस्ट्रॉम, हाँ, जिसे प्रथम कक्ष की त्रिज्या या क्या कहते हैं, बोर त्रिज्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बोर त्रिज्या। यहां से आपको एक बात समझ आ गई कि यदि 0.529 बटा जेड, 0.529 बटा जेड ये किसके बराबर है, R1 के बराबर, यहां से हो जाएगा Rn बराबर n स्क्वायर और R1। तो अतः देखना क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट, अतः परमाणु की कक्षा की त्रिज्या का मान जो बोर त्रिज्या होती है R1 एवं कक्षा की संख्या के वर्ग n स्क्वायर के गुणनफल के बराबर होता है, यानी Rn बराबर n स्क्वायर R1, ठीक है। हाँ, ये तो स्टेटमेंट निकल के आया, ठीक है, आप इसको याद रखना, ये कैसे आया, क्योंकि n बराबर 1 रखा तो ये आ गया। मैंने आपको ये याद रखना है 0.529 एन स्क्वायर बटा जेड एंगस्ट्रॉम, 0.529 एन स्क्वायर बटा जेड एंगस्ट्रॉम, ठीक है। चलिए अब देखो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि भाई आर एन क्या है, समानुपाती है एन स्क्वायर और विद्युत समानुपाती है जेड के। तो कक्षा की त्रिज्या कक्षा की संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है, ठीक है। और जो कक्षा की त्रिज्या है परमाणु क्रमांक जेड के विद्युत समानुपाती होती है। तो आर एन और जेड में आप देखोगे ग्राफ, आर एन और जेड में देखो ग्राफ, तो ये बनेगा अति परवलयकार, क्या बनेगा, अति परवलयकार। ये ग्राफ किसमें है, आर एन और जेड में। मान लो कोई शातिर दिमाग वाला एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ लेगी आर एन और 1 बटा जेड में कोई बनाओ ग्राफ, तो भी आर एन और 1 बटा जेड में ग्राफ होगा ना, वो सीधी रेखा होगा, वो कैसी होगा, सीधी रेखा। लेकिन आपको ग्राफ है आर एन और जेड में बनाना, तो वो कैसा होगा, ऐसा होगा, अति परवलयकार। जब जेड का मान 0 के पास जाएगा तो आर का मान इन्फिनिट, और जब जेड इन्फिनिट जाएगा तो आर एन 0 के पास, समझ गए। हाँ, चलो फिर है कि भाई आर एन है वो एन स्क्वायर के समानुपाती, तो आर एन और एन में ग्राफ ये हो जाएगा ऐसे, और इसको बोलते हैं अपन परवलयकार ग्राफ। ये होता है अति परवलयकार, ये होता है परवलयकार, ठीक है। बात क्लियर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो आर एन बराबर समानुपाती होता है एन स्क्वायर जेड। अब देखो 2 सवाल है, ठीक है, इनको अपन सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि भाई हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम, द्वितीय व तृतीय कक्षाओं की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करो। तो आपको पता है पहली बात, फॉर्मूला क्या है, 0.529
एन स्क्वायर बटा जेड एंगस्ट्रॉम, यही है 0.529 एन स्क्वायर बटा जेड एंगस्ट्रॉम। अब कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु, तो हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन यानी क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू 1। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन अर्थात जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाता है, जेड 1। हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो साफ बात है यहाँ से आर एन कितना हो जाएगा आपके, आर एन 0.529 और एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। अब कह रहा है कि प्रथम द्वितीय व तृतीय कक्षाओं की त्रिज्याओं का क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। प्रथम देखो एक मच्छर भी क्या 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 कर सकता है एक मच्छर, ठीक है। इस मच्छर ने देखो स्लाइड चेंज कर दी अपने आप। तो अब देखो यदि आप R1 निकालोगे, R1 निकालोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, R1 देखो 0.529 एंगस्ट्रॉम, R2 ये 0.529 इंटू एन स्क्वायर यानी कि 4 एंगस्ट्रॉम, और R3 3 लगा दो 29 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 एंगस्ट्रॉम। तो यानी कि जो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो त्रिज्या हुई, त्रिज्या हाइड्रोजन त्रिज्या जो R1 है, HR2 हुई और HR3, वो अनुपात किसके बराबर होगा, 1:4:9। सामने दिख रहा था वैसे भी, क्योंकि भाई एन स्क्वायर समानुपाती होता है, तो जैसे जैसे दूर जाओगे जो त्रिज्या बढ़ेगी तो 1 फिर 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9, तो 1:4:9। ये सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि भाई ठीक है 1:4:9, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल है कि भाई हाइड्रोजन परमाणु हीलियम प्लस आयन तथा लिथियम प्लस आयन की प्रथम कक्षाओं की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करो। अच्छा ये कह रहा है कि अब इसने क्या बोल दिया, आपको पता है इसने बोल दिया कि भाई आर एन तो आपको पता है 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि प्रथम कक्षा यानी कि एन इज इक्वल टू 1 हो गया पहले से इसने क्या दे दिया, एन इज इक्वल टू 1। तो यानी कि R1 0.529 इंटू 1/z एंगस्ट्रॉम, 1/z एंगस्ट्रॉम। अब कह रहा है हाइड्रोजन हीलियम, तो हीलियम जो होगा प्लस, हीलियम प्लस का मतलब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, लिथियम प्लस प्लस उसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से 3 में से उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो पीछे कितना 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 और इसमें भी 1, लेकिन इनका परमाणु क्रमांक जेड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए आप R1 निकालोगे तो वो हो जाएगा 0.529, बट हाइड्रोजन के लिए कितना होता है, 1 ये होता है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। उसी प्रकार आप किसके लिए निकालोगे, हीलियम के लिए निकालोगे तो हीलियम के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, जेड की जगह 2 आ जाता है, 0.529 बटा 2 एंगस्ट्रॉम हीलियम प्लस, और जो लिथियम है, लिथियम प्लस प्लस के लिए R1 निकालोगे तो 0.529 बटा कितना जो 3 हो जाएगा, ठीक है। और यदि तीनों का यदि आप अनुपात देखोगे, तीनों का यदि अनुपात आप निकालने की कोशिश करोगे तो ये आ जाएगा 1:1 अपन अनुपात 2 और 1:3। अब जब भी आपको ऐसा होना और आपको अनुपात सेम बनाना, मतलब चीजें सही करनी है, तो इसको क्या करोगे, ऐसी संख्या से गुणा करो जिसमें 3 का भी भाग जाए 2 का भी भाग जाए, ठीक है। तो वही क्या 6 से आप कर दो गुणा,
तो इस पूरे को 6 से गुणा करूंगा तो 6, 2 का करूंगा 3, ये हो जाएगा 6:3:2, 6:3:2, ये आपके आ जाएगा सॉल्यूशन इसका। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग। चलिए तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग, यानी वेग की बात करें। अभी आपने निकाली त्रिज्या, अब वेग की बात करें। तो वेग निकालेंगे क्या, देखो अपने पास दो समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो देखो समीकरण 1 में 2 का भाग देना है, पर समीकरण कौन सी, ध्यान से देखो। समीकरण 1 ये होगी, समीकरण 1 ये, ठीक है, ये वाली समीकरण 1, और इसमें ये वाली समीकरण 2, इसका भाग देना पर। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो समीकरण 1 में 2 का भाग दोगे, ठीक है, तो आपकी क्या निकल के आएगा, Vn निकल के आ जाएगा। समीकरण 1 में जब आप 2 का भाग दोगे, ये समीकरण 1 आप नोट की हुई है, ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दिया जाएगा, ठीक है। चलो तो आपके यहां से Vn निकल के आ जाएगा, ठीक है। और Vn क्या आ जाएगा, Z² 2ε0NH। तो यहां से आपके क्या Z और N तो आ जाएंगे बाहर, Z और N तो ये आ जाएंगे बाहर, ठीक है। और पीछे जो रहेगा E², ये भी नियत मान है, 2 भी नियत है, ε0 भी नियत है और H भी नियत है। इन सभी की वैल्यू आएगी 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इन सब की वैल्यू क्या आती है, जब आप जोड़ भागी गुणा भाग करोगे तो 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अपने को ऐसे ही रखना याद है, अपने को ये सब कैलकुलेशन नहीं करनी। आप चाहते हो कि मैं एग्जाम में बैठकर कैलकुलेशन करूं तो कर लेना, आपकी इच्छा, लेकिन शॉर्ट तरीके ये है कि इनको याद रख लो। तो Z/N मीटर पर सेकेंड। अब इस 2.18 × 10⁶ को अपन एक ये भी लिख सकते हैं, C/106। C क्या होता है, जो प्रकाश का वेग होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसमें 137 का भाग दो, तब भी ये मान आपके लगभग आ जाता है। तो इसको आप इस फॉर्म में भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड, जहाँ C क्या प्रकाश का वेग 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। तो यदि n = 1 हो, मान लो आपने n = 1 लिख दिया, तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग होगा वो कितना होगा, V1 2.18 × 10⁶ Z मीटर पर सेकंड। अतः Vn कितना आ गया, V1/n। Vn कितना हो जाएगा, इसकी जगह क्या लिख दो, V1 ये बटा n। समझ गए। यहां से देखो वेग परमाणु क्रमांक के समानुपाती होता है। वेग क्या होता है, परमाणु क्रमांक के समानुपाती, यानी Vn समानुपाती Z, ठीक है। और जो n है उसके क्या विपरीत समानुपाती, n के क्या है विपरीत समानुपाती होता है, ठीक है। तो देखो Vn और Z में जो ग्राफ है सीधा सीधी रेखा हो जाएगी, सरल रेखा, और यहाँ पर ये अति परवल है। ये क्या होता है, इनमें व्युत्क्रम का संबंध होता है, जहां भी व्युत्क्रम का संबंध होगा वहां क्या होगा, अति परवल है, ठीक है। हाँ, अब है थर्ड, कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, अब देखो nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ये थोड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, मैंने माना कि कोई इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा है, ठीक है, उसमें घूम रहा है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा उसमें घूम रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा वहां पे क्या होगी, तो वो होगी 1/2 mv²। v कौन सा होगा, जो उस nवीं कक्षा का वेग होगा वो होगा, तो 1/2 mvn का स्क्वायर। तो ये यहाँ से आपने vn निकाल रखा है, तो इस vn का स्क्वायर वहां रख दो, तो Z² और 8πε0Rn, ठीक है, ये हो जाएगा। देखो ये हो जाएगी आपके काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलिए जब ये आपके वैल्यू रखोगे पूरी पूरी, Z² E4 N², ठीक है। चलो ये लोगों ने इसकी वैल्यू ली कहाँ से, इन्होंने Vn का मान नहीं रखा, डायरेक्ट नहीं रखा, इन्होंने ये इसको लिया यहाँ से है, ठीक है। इन्होंने इस वाले फॉर्मूले से लिया है, यहाँ से देखो ये Vn इन्होंने डायरेक्ट कहाँ से लिया है, यहाँ से देखो, ये इन्होंने कुछ यहाँ से कुछ किया और उसके बाद वहाँ पुट किए वैल्यू, ठीक है। हाँ, तो जाके इनके वो उस फॉर्म में आया है वहाँ पर, ठीक है। तो Z²
8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। अब देखो नाभिक से आर एन दूरी पर नाभिक के स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन की स्थिर ऊर्जा। अब देखो इसमें दो ऊर्जा होगी, एक तो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके कारण क्या होगी, गतिज ऊर्जा। और फिर क्या होगा, जब भी धनावेश और ऋणावेश होते हैं तो हमेशा उनके बीच में ऊर्जा होती है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। वो क्या होती है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। जब आप विद्युत वाली यूनिट पढ़ते हो, हालांकि वो आप सिलेबस में नहीं इसलिए नहीं पढ़ा, पर ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है के Q1 Q2 अपॉन आर। ये आपने देखा कि Q1 Q2 अपॉन आर, ये फॉर्मूला आपने अपने स्थिर विद्युत में पढ़ते हैं 12वीं में, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखो, उसके हिसाब से क्या होगा, इसकी क्या होगी, नाभिक से आर दूरी पर नाभिक के स्थिर विद्युत आकर्षण कारण इलेक्ट्रॉन की स्थिर ऊर्जा होगी UN बराबर, इसको बोलेंगे स्थिर ऊर्जा UN 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस ZE, और यहाँ पर अपने माइनस ही लिखा है, और आर एन ये आ जाएगा माइनस ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। इन्होंने यहाँ पर जो वी एन का मान लिया वो कहाँ से लिया, वो समीकरण 1 से लिया, ध्यान रखना। ये कहाँ से लिया, समीकरण 1 से रखा हुआ, ठीक है। समीकरण 1 से उस वी एन का मान रखा। समीकरण 1 ये कौन सी है, ताकि मैं अभी वही देख रहा था, आप ये सोच के कंफ्यूज हो जाओगे, वी एन का स्क्वायर लिखा है तो वहां से अगर वी एन लेंगे तो जेड स्क्वायर E4 होना चाहिए, इन्होंने यहाँ से लिया है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से सीधा सीधा वी एन स्क्वायर का मान निकाल के ZE स्क्वायर और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन, ठीक है। तो ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन, जहाँ पे टू पहले से था ही था, तो 2 × 4 पाई हो गया 8 पाई, समझ गए, वहां से आया ये समीकरण 1 से, समीकरण 1 से किया इन्होंने वी एन का मान। ये वो वहां से नहीं लिया जहां से आपने पीछे भी वी एन का मान निकाला, उससे नहीं, वी एन का मान समीकरण 1 से लेके इन्होंने यहाँ पे पुट किया है, तब जाके ये इस फॉर्म में आया, ठीक है। और जो नाभिक से आर दूरी पर नाभिक के स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन की जो स्थिर ऊर्जा है वो आ जाएगी UN माइनस ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। ये ध्यान रखना, ये है ZE स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन, ये माइनस ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। अतः इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होगी वो क्या होगी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, तो वो आ जाएगी माइनस ZE स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, जो आर एन है ना उसका मान रखोगे, तो जब आर एन का मान रखोगे तब ये आ जाएगा EN कुल ऊर्जा माइनस ME4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर, जेड स्क्वायर एन स्क्वायर बाहर ले लो, ठीक है, जेड स्क्वायर एन स्क्वायर बाहर ले लो। तो M नियत मान है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, E भी क्या है नियत, ठीक है, 1.6 × 10⁻19, 8 नियत है, एप्सिलॉन नॉट नियत है, 8.85 × 10⁻12 होता है इसका विद्युतशीलता, और H का क्या होता है 6.62 × 10⁻34, ठीक है। तो ये जब लिखोगे तो बराबर इंटू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, तो इनका मान निकल के आएगा इन सभी का माइनस 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन सभी का मान कितना था माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि मतलब माइनस तो था ही था, इनका मान आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से क्या हो गया, अभी EN समानुपाती हो गया जेड स्क्वायर के, और EN विथ समानुपाती हो गया 1 अपॉन, मतलब विथ समानुपाती हो गया एन स्क्वायर के, ठीक है, 1 अपॉन एन स्क्वायर के तो समानुपाती होगा, एन स्क्वायर के क्या होगा विथ समानुपाती होगा, ठीक है, बात क्लियर। चलिए ये हो गया कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। यहां से देखो, अब देखो हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, Z इज इक्वल टू 1 परमाणु के लिए, तो n बराबर 1 होता है, उसको बोलते हैं प्रथम स्थायी कक्षा या मूल अवस्था। यदि आप n बराबर 1 लिखो तो होता है प्रथम स्थायी कक्षा या मूल अवस्था, तो उसके लिए होगा E1 बराबर माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि Z के लिए इस फॉर्मूले में आप देखोगे तो Z की जगह रख दो 1 और इस n की जगह 1 रख दो तो क्या आ जाएगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी प्रकार N2 द्वितीय कक्षा या प्रथम उत्तेजित अवस्था, द्वितीय कक्षा मतलब क्या होती है, प्रथम उत्तेजित अवस्था। प्रथम उत्तेजित अवस्था मतलब मूल अवस्था से जो नेक्स्ट जो है उसमें जाता है होती है प्रथम उत्तेजित अवस्था, उसका होता है E2 बराबर माइनस 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्योंकि जो n स्क्वायर आप करोगे तो 4 से भाग दोगे तो 13.6 में 4 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 3.40। फिर n बराबर 3 यानी कि तृतीय कक्षा या द्वितीय उत्तेजित अवस्था, ध्यान रखना तृतीय कक्षा या द्वितीय उत्तेजित अवस्था। तो इसमें क्या होगा 13.6 में आप 3 यानी कि 9 का भाग दोगे, ठीक है, 3 का स्क्वायर
इसके एन की जगह 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो 13.6 में 9 का भाग दोगे तो आ जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे होगा। बात क्लियर? चलिए अब देखो, अब एक चीज होती है आयनन ऊर्जा। क्या होती है आयनन ऊर्जा? आयनन ऊर्जा क्या होती है? परमाणु की मूल अवस्था में स्थित इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए दी गई ऊर्जा, अर्थात n = 1 पर ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। यानी कि अब अपनी कोशिश क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक से बंधा हुआ रहता है, ठीक है, तो और उसके पास ऊर्जा होती नहीं, वो मतलब अपनी पूरी ऊर्जा त्याग करके माइनस में ऊर्जा रख के नाभिक से बंधा हुआ रहता है। अब अपने को इलेक्ट्रॉन को नाभिक से दूर लेके जाना है, नाभिक के बंधन से छुड़वाना है, तो जितनी वो माइनस ऊर्जा से बंधा हुआ है उतनी की उतनी ऊर्जा उसको देनी पड़ेगी, ताकि वो माइनस और जितनी आप दोगे वो पॉजिटिव, दोनों मिलकर 0 हो जाएगी। और 0 ऊर्जा कहाँ होती है? अनंत पर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से, सॉरी मतलब जो उसका अपने परमाणु से बाहर निकल जाएगा, नाभिक में नहीं, नाभिक से बंधा हुआ रहता है, और उस जो अपना एटॉम होता है उस एटॉम में रहता है, तो उस एटॉम से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आयनन ऊर्जा क्या होती है? बहुत बार सवाल इस फॉर्म में पूछ लेते हैं कि परमाणु की मूल अवस्था में स्थित इलेक्ट्रॉन को, मूल अवस्था यानी कि n = 1 में स्थित इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए दी गई ऊर्जा, अर्थात n = 1 पर ऊर्जा, ये होती है आयनन ऊर्जा, ठीक है। बहुत बार सवाल को ऐसे घुमा के पूछ सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन n = 2 की स्थिति में है, तो और उस कंडीशन में उसको मुक्त करना है तो कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? तो आप उसको n = 2 पर निकाल दो, ऊर्जा आपको नेगेटिव में आएगी, उसकी उल्टा जो पॉजिटिव है वो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, समझ गए। तो जो आयनन ऊर्जा हुई, जैसे कि अपन 13.6 n की जगह कितना 1 Z² eV, मैंने लिख दिया पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव होती है तो अपने को पॉजिटिव देनी पड़ती है, ठीक है, तब जाके उसका मान 0 होगा। अब देखो गतिज व स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू। अब देखो आपके जो चीजें निकल के आई, ठीक है, कि जो En बराबर होता है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये दो के कारण होती है, किसके कारण? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें जो गतिज ऊर्जा का भाग है वो क्या होता है? 13.6 Z²n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और UN क्या होता है? -27, यानी ये इसका दुगुना होता है लेकिन नेगेटिव में होता है। स्थितिज ऊर्जा वैसे दुगुनी होती है लेकिन इसमें नेगेटिव में होती है, तो -27.2 Z²/n², ये दोनों को जोड़ोगे तभी ये मिलके क्या आता है? नेगेटिव में आता है, ठीक है, तभी ये मिलके नेगेटिव में मान आता है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा ये होती है। बात क्लियर? समझ गए? तो सवाल में आपको ये याद रखना है फॉर्मूले, ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। En बराबर -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसकी गतिज ऊर्जा पूछे तो कर दो इसको प्लस, और इसकी स्थितिज ऊर्जा पूछे तो इसको कर दो दुगुना। ये देखो गतिज मतलब कर दिया प्लस, स्थितिज ऊर्जा यानी कि उसका दुगुना, ध्यान रखना ये ट्रिक, ठीक है। हाँ बस आप तो ये रखो याद, अगर आपको पूछ ले गतिज तो इसका हो जाएगा प्लस, और स्थितिज तो इसका दुगुना यानी 27.2। बात क्लियर? चलिए अब कुछ सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। आप भी कहोगे सर जी कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए, ठीक है। चलो हीलियम प्लस आयन के लिए प्रथम उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा ज्ञात करो, साथ ही इसकी मूल अवस्था में ऊर्जा तथा आयनन ऊर्जा भी ज्ञात करो। देखो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। ये कह रहा है हीलियम प्लस आयन, हीलियम प्लस आयन अर्थात Z = कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। Z = कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। Z बराबर 2। अब Z बराबर 2 हो गया। ये कह रहा है प्रथम उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था, प्रथम उत्तेजित अवस्था, प्रथम उत्तेजित अवस्था क्या होती है? वो होती है n = 2। n = 2 जो होता है वो होती है प्रथम उत्तेजित अवस्था। ये देखो मैंने लिखा है पीछे, n = 2 द्वितीय कक्षा या प्रथम उत्तेजित अवस्था, ठीक है। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था यानी कि n = 2। अब देखो फॉर्मूला क्या है? -13.6 Z²/n² ई वोल्ट, तो माइनस 13.6 Z²
अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो हीलियम था, हीलियम के लिए दो तो था ही था, और ये एन एन स्क्वायर यानी कि दो का इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा आपके यहाँ से -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ जाएगा प्रत्यम उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा। अब कह रहा है ऊर्जा ज्ञात करो, साथ ही इसकी मूल अवस्था में ऊर्जा तथा आयन ऊर्जा भी ज्ञात करो। तो मूल अवस्था में ऊर्जा, मूल अवस्था यानी क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1, इस केस में क्या हो जाएगा -13.6, ठीक है। जेड स्क्वायर तो है ही है, जेड यानी कि 2 का स्क्वायर, और n कितना 1, तो ये हो जाएगा -13.6 इंटू 4, -13.6 इंटू 4, ठीक है। चलिए, और ये आपकी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको वही सॉल्व करके लिखना है, कितना ये कर लो पूरा, कोई भी मिस्टेक मत करना। चाहे चॉइस का 4 हासिल की 2, 4 3 12, 12 और उधर 4 हासिल की 1, 4 और 1 5, 54.4, कितना हो जाएगा 54.4। और वैसे भी आपको बताया था 13 इंटू 4 52 और 6 चौक 24 यानी कि 2.4, 54.4। चलो, तो कैसे भी आपके कैलकुलेशन मतलब वो ठीक ठाक होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो 54.4, ये हो जाएगी मूल अवस्था में ऊर्जा। अब कह रहा है कि तथा आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा भी कहते हैं। तो आयनन ऊर्जा क्या होती है, आयनन ऊर्जा होती है मूल अवस्था से मुक्त करके उसकी ऊर्जा को जीरो करना। आयनन ऊर्जा अर्थात मूल अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर उसकी ऊर्जा को जीरो करना, को मुक्त कर उसकी ऊर्जा को शून्य करना। तो क्या होगी आयनन ऊर्जा, मेरे को यदि इसको 54 पॉइंट -54 को 4 को जीरो करना, तो क्या करूंगा, अतः आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी, नेगेटिव पॉजिटिव। आयन ऊर्जा हो जाएगी प्लस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हाँ, बस। तो आयन ऊर्जा मूल अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर उसकी ऊर्जा को शून्य करता है, अतः आयन ऊर्जा की तो प्लस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बात समझ गए, सारे कॉन्सेप्ट हो गए क्लियर कि भाई हाइड्रोजन, 3 चीजें आएगी मोस्टली, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस और लिथियम प्लस प्लस, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2 जेड, और लिथियम के लिए तो 3 होता है, ठीक है। और एन जो है कक्षा, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ऐसे, ठीक है। चलिए, बोर मॉडल के अनुसार मूल अवस्था में लिथियम प्लस प्लस आयन की त्रिज्या क्या होगी। बोर मॉडल के अनुसार मूल अवस्था में लिथियम प्लस प्लस आयन की त्रिज्या क्या होगी। तो देखो क्या होता है, आर एन कितना होता है 0.529 एन स्क्वायर अपन जेड, एंगस्ट्रॉम वही है फॉर्मूला जो है, ठीक है, 0.529 एन स्क्वायर अपन जेड एंगस्ट्रॉम, ठीक है। चलो, तो अब देखो ये कह रहा है कि लिथियम प्लस प्लस आयन की त्रिज्या क्या हो मूल अवस्था में। तो लिथियम है, लिथियम अर्थात जेड कितना हो जाएगा 1, सॉरी जेड 3, और एन कितना दिया हुआ है मूल अवस्था में, मूल अवस्था यानी कि एन इक्वल 1,
ये हो जाएगा, मान रखो आप मूल मूल अवस्था में निकालना है R1 0.529 बटा 1 बटा जेड कितना 3 एंगस्ट्रॉम, तो ये कितना हो जाएगा 0.529 यानी कि 18 यानी 0.18 के आसपास, हाँ 0.18 के आसपास, यानी कि ये देखो ये जब बात करोगे तो ये आगे 0.18 एंगस्ट्रॉम। ये कैसे आया, क्योंकि 18 से 36 और 18 दिया 54, तो 540 आता है लगभग। लगभग आप 540 में भाग दोगे ना 3 का, तो आता है लगभग, मतलब सॉरी 54 में 3 का भाग दो, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है 53 के आसपास हो रहा है, मतलब ये अगर देख लो ऐसे तो 0.53 लिख सकते हो इसको आप, ठीक है। तो ये लगभग 0.18 के आसपास आएगा। ये मान एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट मान है, ठीक है। एग्जैक्ट थोड़ा सा इससे आएगा कम, ठीक है। चलिए 0.18 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट कह रहा है हाइड्रोजन के प्रथम कक्ष की त्रिज्या इतनी है, चौथे कक्ष की त्रिज्या ज्ञात करो। हाइड्रोजन के प्रथम कक्ष की त्रिज्या इतनी है, आपको निकालनी है। चौथे कक्ष की त्रिज्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। सिंपल सी बात है। हाइड्रोजन के प्रथम कक्ष की त्रिज्या कितनी है, अब आपको पता है Rn कितना होता है, पहले ध्यान से देखो चीज को, फॉर्मूला पता है आपको 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये कह हाइड्रोजन के प्रथम कक्ष की त्रिज्या, उसका जो R1 है वो निकल के आया भाई 0.529 बटा जेड, ठीक है। 0.529 बटा जेड एंगस्ट्रॉम, और इसका मान कितना है 0.5 इंटू 10 की घात -10 मीटर, 10 की घात -10, यानी कि 0.5 एंगस्ट्रॉम हो गया। कहने का मतलब यही हुआ कि 0.5 कितना है एंगस्ट्रॉम हो गया, ये बोल सकते हैं इसको अपन 0.5 एंगस्ट्रॉम, 0.5 10 की घात 10 मीटर यानी 0.5 एंगस्ट्रॉम। अब ये कह रहा है कि चौथे कक्ष की त्रिज्या ज्ञात करो, चौथे कक्ष की त्रिज्या ज्ञात करो। R4 0.529 चौथे यानी 4 का स्क्वायर 16 बटा वही वापिस जेड आप यहाँ रख दो, (0.529 बटा जेड इंटू 16), ठीक है। ये अब देखो आपको पता है 0.529 जेड ये क्या मान, किसका मान होता है R1 का, और R1 आपको बताइए पहले से क्या है 0.5 एंगस्ट्रॉम निकल गया इंटू 16, तो ये हो जाएगा 8 एंगस्ट्रॉम। कितना आ जाएगा 8 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। हाँ तो ये आपके निकल के आ जाएगा, यानी क्या हुआ, इसको अगर खोल कर लिखोगे तो वही 8 इंटू 10 की घात -10 मीटर, 8 इंटू 10 की घात 10 मीटर। बात क्लियर, समझ गए, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थक गए, बहुत लंबी क्लास हो गई, ठीक है। तो R4 अपन ने निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि n किसी के 4 लगती है, 16 आ गया तो मतलब एक 1 है, पहले का इतना है इसका 16वीं का कितना होगा 16 गुणा, अपन ने पहले भी जो पढ़ा था वो स्टेटमेंट यही तो आया था, सीधा कितना होता है 16 गुणा होता है। Rn इज इक्वल टू n इज डायरेक्ट भी इसका यूज कर सकते हो, बाकी कोई बात नहीं, आपको इतनी सारी चीजें याद नहीं रखनी, या तो इस फॉर्म में याद रखो 0.529 n स्क्वायर जेड। अब आपको एक का पता था तो आपने रख दिया एक, तो 0.529 बटा जेड एंगस्ट्रॉम जो है वो है 0.55 × 10 यानी कि 0.5 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 0.529 बटा जेड का मान आ रहा है बराबर 0.5 के बराबर, ठीक है। ये तो अपन ने ये करके ऐसा करके मान निकाल दिया, ठीक है। तो ये आगे 8 एंगस्ट्रॉम 10 की घात 10 मीटर। चलो अब लिथियम प्लस प्लस की मूल अवस्था के लिए आयनन विभव ज्ञात करो। यहाँ पर अपन ने क्या ये ज्ञात किया था, त्रिज्या क्या होगी, ये पूछ रहा है कि लिथियम प्लस प्लस की मूल अवस्था के लिए आयनन विभव ज्ञात करो। ये भी सवाल मस्त है, लिथियम प्लस प्लस की मूल अवस्था के लिए आपको निकालना आयनन विभव, क्या निकालना आयनन विभव। अब आपने आयनन ऊर्जा तो देखी थी,
लेकिन आयनन विभव कैसे निकालोगे देखो, पहले तो है लिथियम, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 3, जेड बराबर 3, और मूल अवस्था यानी कि एन इक्वल 1, और आपको पता है ई एन क्या होता है -13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब देखो यहां से क्योंकि मूल अवस्था के लिए क्या है आयनन विभव, मूल अवस्था के लिए आयनन विभव यानी कि मतलब आपको पॉजिटिव में एनर्जी कितनी दो कि वहां से वो मुक्त हो जाए। आयनन विभव के लिए पहले निकालेंगे आयनन ऊर्जा, तो कितनी ऊर्जा देगी वहां से मुक्त हो जाए, और उसी ऊर्जा को अपन बदलेंगे विभव में, ठीक है। तो 13.6 जेड कितना है, जेड 3, तो 3 का स्क्वायर, एन कितना 1 का स्क्वायर। समझ के वही तो कह रहा हूँ, मतलब आयनन विभव ऐसा ही नहीं है कि हमेशा मतलब वो मूल अवस्था के लिए डिपेंड होगा। नॉर्मली कोई पूछे कि आप इसका आयनन ऊर्जा निकालो, तो आप निकालोगे मूल अवस्था के सापेक्ष, जो निकाल के ऊर्जा उसका कर दोगे पॉजिटिव, हो जाएगी आयनन ऊर्जा। कोई बोल देगा कि द्वितीय उत्तेजित अवस्था में है, अब उसकी आयनन ऊर्जा निकालो, तो फिर आप द्वितीय उत्तेजित अवस्था में निकालोगे ऊर्जा, फिर उसकी ऊर्जा को करोगे पॉजिटिव, वो होगी आयनन ऊर्जा। लेकिन नॉर्मली सिंपल बोल देगी आयनन ऊर्जा, तो फिर वो मूल अवस्था वाला ही होगा। तो इसने तो यहाँ मेंशन किया कि मूल अवस्था के लिए आयनन ऊर्जा या आयनन विभव जो भी है, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मली कोई मेंशन नहीं करो, सिर्फ बोल दे आयनन ऊर्जा, इसका मतलब है n बराबर 1, ठीक है। हाँ, और उसको करना आपको पॉजिटिव। तो ये कितना -13.6 और 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 से आपको करना गुणा इसको, -13.6 इंटू 9 को, -13.6 इंटू 9 को, ठीक है। हाँ, ये आपको करना गुणा। तो ये देख लो ये कितना हो जाएगा भाई 13.6 9 से गुणा करो, 9 चिकानी 54, 9 30 27, 27 और 5 32, 32 का 2 हासिल 3, 9 9 3 12, यानी 122.4, 122.4 इतना माइनस में 122.4 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अतः आयनन ऊर्जा हो जाएगी इसकी उल्टी, आयनन ऊर्जा हो जाएगी इसकी उल्टी, यानी कि पॉजिटिव में, प्लस यानी कि इतनी ऊर्जा आपने को देनी पड़ेगी, इतनी ऊर्जा देंगे तभी वो इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर उसकी ऊर्जा जीरो हो जाएगी, वो इन्फिनिट पे आएगा, वो हो जाएगा प्लस 1.22.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो आयनन विभव होगा ना, विभव के लिए क्या करना, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी बात है। ऐसे ही तो ऐसे ही मतलब आपको घबराने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए पूछ लिया। विभव के लिए आपको क्या करना है, ये ई को निकाल लेना है, बाकी जो पीछे बचा वो हो जाएगा 1.222.4 वोल्ट, यानी इतने वोल्ट से आप इसको यदि एक्सेलरेट करोगे, त्वरित करोगे, तब इसमें इतनी ऊर्जा आती है। सिंपल सी बात है कि किसी इलेक्ट्रॉन को इतने वोल्ट से एक्सेलरेट करोगे, ठीक है, तो इसमें इतनी ऊर्जा आती है। तो 1.224 वोल्ट ई हट जाएगा, बस वो हो जाएगा आयनन विभव। विभव किस में आता है, वोल्ट में आता है, तो 122.4 वोल्ट, ठीक है। चलिए बात खत्म, अब नेक्स्ट सवाल, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। एक 122.4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये होता क्या है एक्चुअली में, ये क्या चीज है, ये आयनन ऊर्जा की मैंने बात, आयनन ऊर्जा का मतलब ये होता है कि भाई आप उसको कितनी ऊर्जा दे, कितनी ऊर्जा दे कि आप उसको जो अपना परमाणु है उस परमाणु से ही बाहर निकाल दो, ठीक है। तो यानी कि उसको कहाँ कर दो, इन्फिनिट पे भेज दो। इन्फिनिट पे ऊर्जा होती है जीरो, इन्फिनिट पे ऊर्जा होती है जीरो, ठीक है। तो उसको जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को इतनी कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। हाँ, क्योंकि क्या होता है, जो इन्फिनिट होता है ना, अनंत, वहां पर अपन ऊर्जा मानते हैं जीरो। तो आपको क्या करना होता है भाई, जो ऊर्जा का अंतर होता है वो हो जाएगा जीरो माइनस 1.224, ये हो जाएगा पॉजिटिव में 1.224, समझ गए, ये ऐसे होता है। अब नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट और लास्ट, यदि किसी परमाणु की तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग
4 मीटर पर सेकंड है, तो 6 कक्षा में वेग ज्ञात करो। देखो ये वेग का फॉर्मूला क्या है, जेड अपॉन एन, जेड अपॉन एन। वी एन क्या होता है, समानुपाती होता है जेड के विथ समानुपाती होता है एन एन के, ठीक है। तो वी एन कितना हो जाएगा, वी एन समानुपाती होता है जेड अपॉन, पूरा पूरा देखोगे तो जेड अपॉन एन के समानुपाती, ठीक है। हाँ, और खोल के लिखोगे तो वही होता है। तो वी एन ये होता है, ये कह रहा है कि यदि किसी परमाणु की तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यानी कि ये समझ लो ये आ जाएगा 4 आएगा कब, जब जेड अपॉन कितना है, एन कितना है, तीसरी कक्षा, तीसरी कक्षा में, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 6th जो है कक्षा का वेग ज्ञात करो, वो आपको ज्ञात करना है। V6 समानुपाती किसके होगा, वो तो वही सेम टू सेम वही जेड वगैरह। अरे यार रुको, हाँ एन है ना, तो जेड अपॉन एन ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसके लिए निकालना है, तो क्या कर दो, भाग कर दो भाई, ठीक है। V6 में आपको V6 निकालना है ना, ठीक है, 6 तो इसमें इस वाली में समीकरण में इसका भाग कर दो, जो जेड अपॉन 6, यहाँ पर जो समानुपात का जो नियतांक आएगा वो तो समान ही होगा दोनों के लिए, बोथ के लिए, वो तो आपस में हो जाएगा कैंसिल, जो भी अपना मान है 2.182 वो लिखेंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये ऊपर 3 चला जाएगा, ऊपर 3 चला जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.5, 0.5। अब V6 निकालना है, 0.5 इंटू 4 उस साइड जाएगा, ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, समझ गए। चलिए अभी लास्ट में क्या चीजें रखनी है याद, आपको देखो त्रिज्या, ये पूरा पूरा आपको याद रहना चाहिए। जो त्रिज्या है वो आर एन 0.529 एन स्क्वायर अपन जेड क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम वी एन 2.18 इंटू 6 जेड अपन एन मीटर पर सेकेंड, ई एन -13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कौन सा वेग होगा वो एम वी एन आर एन एन एच अपन 2। ये चीजें याद रखने का खोपड़ी में, और अगर कुछ सवाल थोड़ा बहुत टफ बन जाए तो ये भी पता रखने का कि आपको गतिज ऊर्जा पूछ ले तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा पॉजिटिव इसका, और जो स्थितिज ऊर्जा है यू की, जो एनवी कक्षा में स्थितिज ऊर्जा पूछ ले -27.2 भाई 13 26 और 0.6 यानी कि 12 1.2 27.2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चीज इतनी याद रखना, ये आपको पता होना चाहिए पूरा पूरा, बस इतना कर लिया तो सब कुछ चीज खत्म है, ठीक है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, और सवाल किस टाइप के आ रहे हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच।